हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और इस यूनिट में जितने सारे चैप्टर्स में डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उन सारे डिसऑर्डर्स को हम एक जगह समराइज वे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली डिसऑर्डर्स क्या होता है? डिसऑर्डर्स एक टाइप की डिसीज़ को ही डिस्क्राइब करता है। किसी भी एक्सटर्नल पैथोजेंस या इंटरनल कंडीशन की वजह से जो होता है बॉडी एबनॉर्मली जो होती है रिएक्ट करने लगती है, उसी चीज़ को हम बोल दे रहे हैं कि डिसऑर्डर्स। तो ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से लिया गया है, वो है हमारा अस्थमा। अस्थमा किसी पर्सन के हो जाता है तो सबसे पहले ये जान लीजिए अस्थमा एक टाइप का जो होता है एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। एलर्जी का भी एग्जाम्पल अस्थमा ही है। क्यों? देखो, अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, किसी पेशेंट के अगर अस्थमा है तो पहली बात तो ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, हमने बताया ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लिया गया है। किसी भी पेशेंट में अगर अस्थमा होता है तो क्या कंडीशन शो करते हैं, क्या सिम्टम्स शो होते हैं? तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसके कठिनाई होती है, और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है उसके ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, जो उसकी ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है थोड़ा, इसकी वजह से जो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। क्लियर? तो अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, और इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होता है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो ये अस्थमा के बारे में हो गया। दूसरा है हमारा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है और ये कॉमन किस में होता है? जो ज़्यादा सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो जो सिगरेट पीते हैं उसमें एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, उन सारे पेशेंट में एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है और उस एंजाइम का नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और ये एंजाइम की सिंथेसिस जो होती है वो हमारे लीवर में होती है। देखो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी कहाँ होती है? सिंथेसिस इसकी लीवर में। तो चेन सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उसमें इस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। और एम्फीसीमा में बेसिकली क्या होता है? रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है, एल्वोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं। इसमें जो एल्वोलाई होती हैं लंग्स के अंदर, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एल्वोलाई होती हैं उनकी सरफेस एरिया जो होती है डिक्रीज कर जाती है। देखो, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज एंड एल्वोलर वॉल डैमेज्ड। क्लियर? तो एल्वोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं इसमें। नेक्स्ट जो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से रिलेटेड जो थर्ड और लास्ट जो है हमारा डिसऑर्डर्स, वो है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मतलब कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक डिसऑर्डर है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, कभी कभी देखा होगा कि सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट बहुत पतली होती है, एकदम थिन नैनो पार्टिकल से बनी होती है। और देखो, जैसे जो पत्थर तोड़ते हैं ना, क्योंकि पत्थर से ही सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू होता है, लेकिन अल्टीमेट रॉ मटेरियल क्या है? पत्थर। तो जब पत्थर का ब्रेक डाउन किया जाता है तो नैनो पार्टिकल्स वहाँ से उड़ते हैं और वो जाके हमारे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करते थे, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। तो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में देखो, ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन, नैनो डस्ट पार्टिकल होते हैं वहाँ पे। डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है बॉडी की वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइब्रोसिस, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। और जो लास्ट पॉइंट है, काजिंग सीरियस लंग्स डैमेज हो जाते हैं। सीवियर केस में क्या होता है? लंग्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। ये है हमारा ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर। आर्टरी जो होती हैं वॉल पे जो होता है, जो प्रेशर क्रिएट करती हैं, वो नॉर्मल कितना है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80 mmHg। ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। क्लियर? अगर इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा है, जैसे 140/90, तो बोलेंगे हम हाइपरटेंशन हो गया है। हाइपरटेंशन, फ्लो ज़्यादा हो गया है। और इस ज़्यादा फ्लो की वजह से क्या होता है? बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे किडनी, लंग्स, ब्रेन,
ये सब डैमेज हो सकते हैं हाइपरटेंशन की वजह से। और अगर इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर कम हो जाता है जैसे 110/90 तो बोलेंगे हाइपोटेंशन हो गया है। क्लियर? इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन, इससे कम है तो हाइपोटेंशन। नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड बोलते हैं इसे। क्लियर? एंथेरोस्क्लेरोसिस, ये इसी को ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हार्ट में आर्टरी होती है, जैसे ये नॉर्मल इसका ल्यूमेन है, तो इसके ल्यूमेन पे डिपोजिशन हो जाता है कुछ कंपाउंड्स का, जैसे कैल्शियम हो गया, कोलेस्ट्रॉल, फैट और फाइब्रस टिश्यू। अगर इसकी इंटरनल वॉल पे जो होते हैं डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये ल्यूमेन जो होता है, इसका स्पेस जो होता है वो नैरो हो जाता है। क्लियर? तो नैरो हो जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ द ब्लड। देखो क्या कह रहा है, एंथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो हो जाता है, किसका डिपोजिशन होने की वजह से, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और फाइब्रस टिश्यू। सप्लाई ऑफ ब्लड टू दी हार्ट अफेक्टेड, सप्लाई जो होती है अफेक्ट करती है क्योंकि ल्यूमेन नैरो हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा रिस्पायरेटरी वो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, वो है एंजाइना। एंजाइना को ही कॉमनली हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, मतलब पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन होता है ना, वो मिडिल एज के पर्सन्स में होता है, मिडिल एज के पर्सन में। इसमें बेसिकली क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं पा पाती हैं, इसीलिए पेन क्रिएट हो जाता है। देखो एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, नो इनफ ऑक्सीजन टू दी हार्ट मसल, और बोथ मेल एंड फीमेल में भी होगा, और मोस्ट कॉमन कहाँ पे होगा, मिडिल एज के पर्सन में, तो इसी को बोल रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट देखो क्या है, हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, तीनों एक साथ समझते हैं। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, और अगर हार्ट अपने काम को ही भूल रहा है, पंप नहीं कर रहा है, तो फेल हो जा रहा है ना, तो हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड, तो बोल देंगे हार्ट फेल्योर। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं जिनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, वो सडनली डैमेज होने लगती हैं, नेक्रोसिस कंडीशन आने लगती है। तो अगर हार्ट की मसल्स जो हैं सडनली डैमेज करेंगी ना, तो इस कंडीशन को बोल देंगे हम हार्ट अटैक। देखो हार्ट मसल्स सडनली डैमेज इज नोन एज हार्ट अटैक। थर्ड है हमारा कार्डियक अरेस्ट। हार्ट बीट करता है ना जब पंपिंग करता है, और हार्ट ने अगर बीट करना बंद कर दिया है तो क्या कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो इस केस को क्या बोल देंगे, कार्डियक अरेस्ट। समझ गए? हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो हार्ट फेल्योर, हार्ट फेलियर। हार्ट की मसल्स जो हैं डैमेज हो गई हैं तो बोल देंगे नहीं हार्ट अटैक, और हार्ट ने अगर बीट करना स्टॉप कर दिया तो बोल देंगे कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा हीमोडायलिसिस। बेसिकली हीमोडायलाइजिंग यूनिट होती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, तो ब्लड तो फिल्टर नहीं हो पाएगा, और अगर ब्लड नहीं फिल्टर हो पाएगा तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हीमोडायलिसिस की जाती है। क्लियर? हीमोडायलिसिस कैसे की जाती है, आर्टरी से जो ब्लड को निकाला जाता है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाता है उसमें। क्लियर? तो ब्लड को आर्टरी से निकाल के हीमोडायलाइजिंग यूनिट जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसमें डाला जाता है, फिर वहाँ से प्यूरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो प्यूरिफाइड हो जाता है ब्लड, उसके बाद कागुलेंट को ऐड करके ब्लड फिर से वेन के थ्रू बॉडी के अंदर पहुँचा दिया जाता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है जिस ट्यूब में, उसे बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शन शो करता है हीमोडायलाइजिंग यूनिट। नेक्स्ट है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई क्या होता है, इनसॉल्यूबल मास हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाती है ऑक्सलेट की, जिसको ही बोल देते हैं किडनी स्टोन। क्लियर? किसकी बनी होती है, ऑक्सलेट से, इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट।
नेक्स्ट देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में, आइटिस इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो क्या कह रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुली ऑफ द किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से, माइस्थीनिया ग्रेविस। दिस इज ए टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। बॉडी जो है सेल्फ सेल्स को ही ख़त्म करना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, रीमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हॉस्टीमोटो डिजीज़ हो गया। तो ये सब ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल्स की। देखो क्या लिखा है, ऑटो इम्यून डिजीज है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइस्थीनिया ग्रेविस कैसा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स का डीजेनरेशन हो रहा है, और कौन सी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है हमारा टिटैनी। टिटैनी में वाइल्ड कंट्रैक्शन होता है, रैपिड स्पैम ऑफ द स्केलेटल मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन दी बॉडी फ्लूइड। क्लियर। तो टिटैनी में क्या होता है, वाइल्ड कंट्रैक्शन होता है मसल्स में, क्यों, लो कैल्शियम आयन हो जाता है बॉडी फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा अर्थराइटिस। अर्थ मतलब जॉइंट्स, आइटिस इन्फ्लेमेशन, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो अर्थराइटिस हो गया। बहुत सारे मेटाबॉलिक कॉज हो सकते हैं। गाउट क्या है, इसमें भी देखिए जॉइंट्स में इसमें भी इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन रीजन दूसरा है। क्यों, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है। अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट नॉर्मल कंडीशन, और गाउट में इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्लियर। और जो लास्ट हमारा डिसऑर्डर है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो हड्डियों से रिलेटेड है, पोरेसिस पोर्स होने लगते हैं, पोरस स्ट्रक्चर बन जाती है हड्डियों में, और हड्डियों में अगर पोर्स बन जाएंगे ना तो हड्डियां वीक हो जाएंगी, और ये बेसिकली ओल्ड एज पर्सन्स में होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। बेसिकली जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं ना उसमें एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, और इस डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है बोन्स का, पोरस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाएंगी ना तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, बोन का मास घट जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो चांस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है। क्लियर। तो ये ओवरऑल हमने सारे डिसऑर्डर को एक जगह पे समराइज कर दिया है। नीट एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से डिसऑर्डर से पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।